नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ये घटना चक्र का भारतीय इतिहास का हल प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे थे। इसमें आज हम लोग अन्य जन आंदोलन है उसको करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। सन्यासी विद्रोह जो हुआ वो 1763 से 1800 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा पावना जो उपद्रव हुआ था वो 1873 से 76 में। तो ये आप लोग जो ईयर्स वगैरह हैं इनका भी ध्यान से देखना, क्योंकि मिलान करने के लिए आते हैं ये कि कौन सी ईयर में क्या क्या हुआ था। तो और ये चारों ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई थी। तो कहाँ से हुई थी नील विद्रोह की? नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से, ठीक है। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। तो जो मैन थे उसके नील विद्रोह के कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। ये दो नाम ध्यान रखना नील विद्रोह के लिए। 1860 ईस्वी तक 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संस्थापक संपादक जो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। तो इन्होंने इसमें नील विद्रोह का समर्थन किया था और अपने कौन से अखबार के माध्यम से? हिंदी पैट्रियट। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो ये नाटक था इनका दीनबंधु मित्र का नील दर्पण। इसमें इन्होंने जो अत्याचार हुए थे उनके खिलाफ खुला चित्रण किया था, ठीक है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो सन्यासी विद्रोह अभी हम लोगों ने देखा था ना, जो 1800 तक चला था। कब से? 1763 से 1800 तक। मतलब समझ सकते हैं कि बक्सर के 1 साल पहले क्या सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1896 इसमें कलकत्ता के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली थी। तो जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के मतलब 1840 से स्टार्ट हुआ था और 70-80 तक चला था, ठीक है। रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक भारत में कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी थे। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत साहेब वजीउल्लाह का था, ठीक है। इस पे बहावी आंदोलन पर सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया, अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। तो पहले तो दिल्ली था, उसके बाद कौन सा केंद्र बना था? पटना। जब तक वजीउल्लाह और कौन थे ये सैयद अहमद बरेलवी, तब तक दिल्ली था। उसके बाद बालाकोट की लड़ाई के बाद पटना इसका मेन केंद्र बन गया, ठीक है। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, यहाँ पे किस किस ने किया वो पटना में? मौलवी कासिम, बिलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्लाह। तो ये बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आंदोलन मेन पटना का केंद्र था। तो इसमें नेतृत्वकर्ता के नाम पूछ सकते हैं कि तो मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्लाह आदि थे, ठीक है। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल संयुक्त प्रांत और बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था, दोनों का, ठीक है, कूका का और बहावी का, ठीक है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई। अब कूका आंदोलन के देखते हैं, तो ये भी 1840 के दशक में स्टार्ट हुआ था। वो भगत जवाहर मल द्वारा की गई, बाद में राम सिंह ने इसको वो किया था।
सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था इन्हें, भगत जवाहरमल को। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। पागलपंथ अब एक नया था। एक पागलपंथ एक धार्मिक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम साही ने चलाया था। पागलपंथ, ठीक है। करम साही के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। उसने जमींदारों के द्वारा मज़ारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। तो ये पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था वो किसमें था? वो जमींदारों के द्वारा मज़ारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध, ठीक है, मुजारों, ठीक है। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया और राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। किसने? टीटू ने। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अब वहाबी हो गया, एक वहाबी से मिलता जुलता एक और फराजी आंदोलन था। मतलब वहाबी और फराजी दोनों बड़े फेमस हुए थे। तो फराजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दूदू मियाँ, ये बड़ा फेमस नाम है इससे रिलेटेड, जो दूदू मियाँ हैं, ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 ईस्वी तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। मतलब पहले फराइजी चला, फराइजी से ये लोग कहाँ चले गए? वहाबी में, ठीक है। 1805 में बेलेजली के ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। 1805 में जो था ट्रावनकोर के साथ संधि हुई थी। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था, इसलिए उसने जो उनके दीवान थे, सहायक संधि, जो महाराजा थे उसने सहायक संधि संबंधी जो वो थी शर्तें थी उनको फॉलो करने से मना किया। उसमें क्या हो गया? कर देने में उन्होंने आनाकानी की। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्वक था। वहाँ जो एक सहायक संधि की 2 शर्तें होती थी ना, उसमें जो एक रेजिडेंट रखा जाता था, तो जो रेजिडेंट था वो भी बहुत ज़्यादा धृष्ट था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। जो इनके दीवान थे, त्रावणकोर के महाराज के दीवान थे जो वेलुथम्पी थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के। अब ये तो यहाँ वेलुथम्पी का हो गया, केरल वाला, ट्रावणकोर का। उसके बाद ये नेक्स्ट है आंदोलन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वासुदेव बलवंत फड़के। तो ये कौन सा था? रामोसी, ठीक है, रामोसी कृषक आंदोलन का। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, ये प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारी कहलाते थे। स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट होता है पूरा, ठीक है। ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। गडकरी लोग, ये तो रामोसी हो गया। अब इसके बाद एक गडकरी भी चला था। इसमें क्या था? गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने, उनकी जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। गडकरी विद्रोह कब हुआ था? 1844 में हुआ था और कोल्हापुर में किया था इन लोगों ने, ठीक है। खोंड जनजाति, अब नेक्स्ट है खोंड जनजाति का विद्रोह हुआ था। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र विशोई ने किया था। तो खोंड जनजाति के जो मेन नेता थे वो कौन थे? चक्र विशोई थे, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास था। क्या था कि जो खोंड जनजाति थी वो मानव बलि प्रथा थी उसमें, तो इसका मानव बलि के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। उसके खिलाफ इन्होंने प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूदारों के प्रवेश से संबंधित था इनका, इसलिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने, अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की थी इसी से संबंधित।
जो खोंड विद्रोह था, ठीक है, इससे मरिया एजेंसी गठित की थी। अच्छा, ये जो मानव बलि प्रथा थी, इसको प्रतिबंधित किसने किया था? ये थे जो लॉर्ड हार्डिंग थे ना, 1844 में आए थे, तो इन्होंने इसको प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो मरिया एजेंसी इसी से संबंधित है। इसके अलावा बात क्या है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 ईस्वी में बुद्धो भगत ने किया था। तो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 में, ठीक है। और कौन थे? बुद्धो या बुद्धू भगत। यह विद्रोह रुक कर 1848 तक चलता रहा और अंततः इसे सरकार द्वारा कुचल दिया गया। बघेरा विद्रोह ये 1818 में बड़ौदा में हुआ था और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। 1857 के पूर्व प्रमुख विद्रोह का क्रम देख लीजिए। देखो कुछ हैं, जैसे बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 में, तो इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। और इन्हें क्या था, हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी। तो मिली नहीं थी, लड़ाई हुई थी। मीर कासिम और जो अवध के नवाब थे और उस टाइम जो शासक थे, मुगल शासक थे, उन तीनों का गुट बना था और हेक्टर मुनरो उनके लड़ाई के विरुद्ध में थे, ठीक है। हेक्टर मुनरो से लड़ाई हुई थी, ठीक है, इन तीनों के गुटों की। बेल्लौर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1806 में हुआ था। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में हुआ था। तो कच्छ का विद्रोह कब हुआ था? 1819 से 31 में। कोल विद्रोह कब हुआ था? 31 से 32 में। संथाल विद्रोह 55 से 56। क्या था 55 और 56 में? 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। मतलब ये बहुत ज़्यादा उसमें वेग में या उसमें तीव्र था, ठीक है, और उतना ही इसका तेज दमन भी किया गया था इसका, ठीक है। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र था, दामनी कोही नाम से, तो फैला भी बहुत विस्तृत था कि भागलपुर से राजमहल में, ठीक है, जो कि दामनी कोही नाम से जाते हैं। विद्रोह मूलतः आर्थिक कारणों से हुआ था। साहूकारों तथा औपनिवेशिक प्रशासन दोनों ही इसका शोषण कर रहे थे, उनका, आदिवासियों का। दिकुओं, बाहरी लोगों, व्यापारियों ने संथालों द्वारा लिए गए ऋणों पर 50 से लेकर 500% ब्याज वसूल किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव नामक 4 भाई थे। तो विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नाम के 4 भाई थे, ठीक है। और जो सिद्धू थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था अधिकारियों से, ठाकुर जी ने मुझे आदेश देते समय कहा कि यह देश साहबों का नहीं है, ठाकुर जी खुद हमारी तरफ से लड़ेंगे। इस तरह आप साहब लोग और सिपाही लोग खुद ठाकुर जी से लड़ोगे। यह आंदोलन 1856 ईस्वी तक जारी रहा। अंततः विद्रोही नेताओं को पकड़ने के बाद आंदोलन का भारी दमन के साथ कुचल दिया गया। विद्रोही नेताओं को फांसी दे दी गई। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुकों में विद्रोह कर दिया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर वारो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना भेजी गई थी, हालांकि वो हार गई थी, ठीक है। कौन से? मेजर वारो। फिर अंततः ब्राउन और लॉयड, ये 2 आए थे। तो फिर इन्होंने क्या किया कि बड़ी क्रूरतापूर्वक संथालों के विद्रोह का दमन कर दिया। भील विद्रोह। भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खाना देश में रहती थी। मैंने ये भील कहाँ थे? महाराष्ट्र में थे, मध्य प्रदेश में थे और कुछ राजस्थान में भी थे। तो ये तीनों ही जगह विद्रोह हुआ था। तो ये पश्चिमी तट का बता रहे हैं, जो 1818 से 31 तक। तो जो भील विद्रोह था, तो इसमें कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी नांगलिया को ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट और तथा नई सरकार का भय भी इस विद्रोह का कारण था, जो भील विद्रोह था, ठीक है। 1825 में सेवरम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया, भील विद्रोह का। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे? मैन जो थे वो सेवरम थे, और ब्रिटिश सेना के काफी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल पाया। नेक्स्ट है रंपा विद्रोह। आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। और आदिवासियों का यह विद्रोह भी साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत, गोविंद गुरु, सुरजी भगत और एवं गोविंद गुरु नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। तो देखिए
वो तो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी तट था उसका था। ये यहाँ पे क्या था, रोज राजस्थान में भील थे, उनका कौन था, सुरजी भगत और गोविंद गुरु थे, ये समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज सुधार के प्रयास किए थे भील जनजाति में, ठीक है। और इसमें मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसे क्षेत्र थे, ठीक है। गोविंद गुरु, इन्हें लसोड़िया भी कहा जाता था। और भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से इन्होंने 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। तो सभ्य सभा की स्थापना 1883 में गोविंद गुरु, जिन्हें लसोड़िया कहा जाता था, इन्होंने किया था। और यही लसोड़िया आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया है। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था। ये तो मैन आदिवासियों का होता ही है सामूहिक खेती का। तो इसमें ही क्या था कि जमींदारों, ठेकेदारों, बनियों, सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला किया था। इसमें मुंडा सरदार 30 वर्ष तक सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। और ये जो 30 वर्ष की इनकी जो लड़ाई थी वो किस नाम से थी, ये सरदारी लड़ाई के नाम से जानी जाती थी मुंडा सरदार की। 1895 में फिर जब बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, उसके बाद ये उग्र हो गया आंदोलन। और मुंडा विद्रोह जो थे उनका जो उस टाइम का विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा का विद्रोह जो हुआ था, उसको उलगुलान, महान हलचल कहते हैं, ठीक है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खूंटकट्टी या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भूमि स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। इनको जगत पिता या धरती आवा कहा जाता था। किसको? बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता था? जगत पिता या धरती आवा। क्या कहा था बिरसा मुंडा ने? दीकू गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, ठीक है, लाल सलाम वाला, ठीक है। 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोपई जंगल में सोते समय बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ पे? जामकोपई जंगल से। और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। कहाँ से था? रांची से भागलपुर तक था। और जबकि संथाल का कहाँ से कहाँ तक था? संथाल का था भागलपुर से कहाँ तक? राजमहल तक, ठीक है। बिरसा ने अनेक देवताओं की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों को एक ईश्वर सिंह वेंगा बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। ठक्कर बापा, ये महान व्यक्तित्व कहलाते हैं। ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासियों शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए बहुत काम किए, ठीक है। और ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव भी थे। और गांधी भी कहा जाता था, आदिवासियों का गांधी कहा जाता था इन्हें। हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था और केंद्र क्या था? बिहार था, ठीक है। हो विद्रोह का केंद्र भी बिहार था, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में तो इम्पोर्टेंट है ही। और संथाल परगना में था। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था, जो खैरवाड़ था। संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1862 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। मोपला विद्रोह अब आ जाते हैं। मोपला विद्रोह, अच्छा खैरवाड़ का क्या हो गया? भागीरथ मांझी और सुरेंद्र साई। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में। ये क्या था? यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे और जमींदार अधिकतर हिंदू थे। यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये मोपला विद्रोह को जो था ना, ये इसको बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का समर्थन जैसे उस वक्त के थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पेरियार, नायकर, इन सभी का समर्थन था इस आंदोलन को, मोपला विद्रोह को। और ये मतलब मैन जमींदारों और काश्तकारों के बीच में था। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सांप्रदायिक रूप देने की कोशिश की, लेकिन मैन ये काश्तकार और जमींदार का था, ठीक है। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उरांव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था, ठीक है। ताना भगत आंदोलन, तो अगर आपको याद रखना है थोड़ा सा, तो इसमें ट्रिक भी लगा सकते हैं कि भगत सिंह कब आए थे। तो भगत सिंह तो 1900 के बाद के हैं ना, तो ताना भगत आंदोलन भी हम लोग इससे थोड़ा सा लगा सकते हैं कि एक ही आंदोलन का जो नाम फेमस हुआ है वो ताना भगत आंदोलन है, वो भी 1914 प्रथम विश्व युद्ध के टाइम, ठीक है। और आंदोलनकर्ता के नाम कौन कौन है? जतरा भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत।
महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जदोनांग जोड़ानांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? जदोनांग। इनकी बहन भी थी जो रानी गोडेनलू करके नाम था उनका, और ये भी बड़ी फेमस थी। इन्होंने भी बहुत काम किए। इनके बाद जदोनांग के बाद उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया, और जवाहरलाल नेहरू ने बाद में उन्हें जेल में मिलने भी गए थे जब वो जेल में थी। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने जनजातीय आंदोलन कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।